हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ योर डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। लास्ट क्लास में हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से पढ़ा था कि किस तरह से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं, और होप सो कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जा करके लिंक में जो है वीडियो देखेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, और इसी के साथ हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट इज आवर डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो इसमें इंट्रोडक्शन में आपके पास डिमांड होगा, लॉ ऑफ डिमांड होगा, फैक्टर्स होंगे, डिमांड स्केड्यूल होगा, डिमांड कर्व होगा, मूवमेंट एंड शिफ्ट होंगे। तो समय ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे दैट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। तो डिमांड जो आपके पास होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आपके पास डिमांड के बारे में लिखा है दैट इज कि डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ commodity that a consumer is willing and able to purchase at different price during a given period of time। तो दिए हुए समय में, दिए हुए प्राइसेस में जो भी कमोडिटी आप खरीदना चाहते हैं, मतलब इच्छा रखते हैं, मतलब विलिंग, एंड एबल टू परचेज, एबल मतलब कितना पैसा भी आपके पास है कि आप उसको परचेज कर सके, तो वो आपकी डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द डिजायर फॉर अ कमोडिटी, द डिजायर फॉर अ कमोडिटी। और डिजायर जब भी होती है तो वी आर हैविंग द पर्टिकुलरली विलिंगनेस टू कंज्यूम अ कमोडिटी। तो सबसे पहले आपके किसी भी कमोडिटी की इच्छा आपके मन में आती है कि वो कमोडिटी हमको परचेज करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आपको भूख लगी तो आपका मन है समोसा खाए, या आपका मन है कि स्प्रिंग रोल खाए, मोमोज खाए, कुछ भी मतलब आपका मन है। तो इस केस में सबसे पहले आपके मन में इच्छाएं आएंगी, और इच्छाएं उत्पन्न होने से, मतलब इच्छाएं आने से सिर्फ वो पूरी नहीं हो जाती है, लेकिन हमको ये भी चेक करना पड़ता है कि क्या हमारे वॉलेट में क्या इतना पैसा है कि हम उस कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं। क्या हमारे पास इतना जेब में पैसा रखा है कि हम उस कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि हमको एक समोसा खाना था और हमारे पास पर्टिकुलरली 20 रुपीज़ रखे थे, 20 रुपये रखे थे, ठीक है। तो हम एक समोसा खरीदने की ताकत रखते हैं, आई एम हैविंग द डिजायर टू हैव अ समोसा, और उसके लिए हमारे पास 20 रुपये पर्टिकुलरली रखे हैं। तो इतना पैसा है हमारे पास कि हम उसको खरीद सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन क्या हम उस तरफ वो पैसा खर्च भी करना चाहते हैं कि नहीं। मान लेते हैं सिर्फ पैसा हो जाने से उसको खर्च नहीं कर सकते आप, बल्कि उसकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए उस कमोडिटी के ऊपर। तो रेडी टू स्पेंड एट अ गिवन प्राइस, कि गिवन प्राइस में हम उसको स्पेंड करना चाहते हैं कि नहीं। हम बोला नहीं, हम समोसा खरीदेंगे तो समोसे से अच्छा है कि हम जो है क्या खरीद ले, इसकी जगह पे वेज रोल ले ले। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली विलिंगनेस जो आपके पास थी वो समोसा पे ना हो करके वेज रोल के ऊपर आ गई, जिस कारण की वजह से आपकी डिजायर थी समोसा खाने की, एबिलिटी भी थी, लेकिन आपकी जो इच्छा उस तरफ पे करने की थी वो समोसे की तरफ ना हो करके शुरू, मतलब कि आपकी ट्रांसफर हो गई टुवर्ड्स द वेज रोल, जिस कारण की वजह से आपने समोसा ना खा के क्या खाया, वेज रोल। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास इच्छा होने से वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं होती है, बल्कि एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे भी होनी चाहिए उस तरफ। मतलब उतना पैसा होना चाहिए और उस पैसे को उस तरफ आप खर्च भी कर रहे हैं, ये भी होना चाहिए। इसके साथ साथ इतना टाइम पीरियड आपके पास होना चाहिए, समय इतना आपके पास, मतलब जो गिवन टाइम पीरियड है जिस पे आप वो कंजम्पशन कर रहे हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। दैट मीन्स द कमोडिटीज बीन कंज्यूम इट इज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड पे आपका कंजम्पशन होता है कि इस पीरियड के दौरान हमने इतनी यूनिट्स कंज्यूम कर ली, और उसी को हम कहते हैं दैट इज डिमांड, दैट इज डिमांड। अब डिमांड में सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिमांड आते हैं, जहां पे टाइप्स ऑफ डिमांड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास टाइप्स ऑफ डिमांड है, और टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले आपके पास आती है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड रिफर्स टू डिमांड बाय अ सिंगल कंज्यूमर, बाय वन कंज्यूमर। मान लेते हैं रिया है, तो रिया बायस 2 नोटबुक पर मंथ। तो इस केस में रिया एक सिंगल कंज्यूमर है, और सिंगल कंज्यूमर की जितनी डिमांड आपके पास होगी उसको हम कहेंगे दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। इसी तरह से मार्केट डिमांड आपके पास आती है, तो मार्केट डिमांड रिफर्स टू डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर। सारे कंज्यूमर्स मिल करके किसी कमोडिटी की जितनी डिमांड करते हैं उसको हम कहते हैं दैट इज मार्केट डिमांड। ये आपके पास टोटल नोटबुक की डिमांड, जितने भी आपके पास सिटी में, एक सिटी में जितने भी पर्सन्स थे उन सब के द्वारा जितनी भी नोटबुक की डिमांड आपके पास है, उसको अगर हम सम टोटल कर ले तो वो आपके पास क्या लगेगा, दैट इज योर मार्केट डिमांड। की एक मार्केट में जितने कंज्यूमर्स हैं उन सबके द्वारा जितनी डिमांड की जा रही है। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है एक्स एंड एंड एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स एंड मीन्स द प्लान्ड और द डिजायर्ड वन, द प्लान्ड और डिजायर्ड वन, कि जितना आप प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम इतनी डिमांड करेंगे, उसको हम एक्स एंड या
प्लान डिमांड कह सकते हैं, डिजायर डिमांड कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम इतना प्लान कर रहे हैं। जबकि एक्सपोज्ड का मतलब होता है दैट इज द डिमांड दैट एक्चुअली अराइजेस, कि सही में जो आपकी एक्चुअल में डिमांड अराइज हुई, अगर हम उसको कंसिडर करें तो दैट इज योर एक्सपोज्ड डिमांड, दैट इज योर एक्चुअल डिमांड। फिर इसके बाद ज्वाइंट डिमांड आते हैं, तो ज्वाइंट डिमांड रिफर्स टू दोज डिमांड विच आर ज्वाइंटली डिमांडेड, मतलब ऐसे गुड जो साथ में इस्तेमाल हो, जैसे कार एंड पेट्रोल का इस्तेमाल साथ में करते हैं, जैसे टी एंड शुगर का इस्तेमाल साथ में करते हैं, तो ऐसे गुड जिनका इस्तेमाल साथ में करते हैं उसको हम कहते हैं दैट इज ज्वाइंट डिमांड। इसी तरह से कंपोजिट डिमांड आती है। कंपोजिट डिमांड वन कमोडिटी विद मल्टीपल यूजेस, कि जैसे आपकी मिल्क हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग, कुकिंग, हीटिंग, तो ये आपकी क्या हो गई, दैट इज कंपोजिट डिमांड। जिनके सेवरल यूजेस होते हैं किसी कमोडिटी की, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट डिमांड। जैसे मिल्क की होती है, मिल्क से क्या क्या बना सकते हैं, दैट इज यू कैन हैव, कि आप चाय, कॉफी या फिर छाछ, दही, बहुत सारी चीजें आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो जब एक कमोडिटी के कई सारे यूजेस होते हैं तो उसको हम कंपोजिट डिमांड कहते हैं। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट इसमें आता है दैट इज डेराइव डिमांड। डेराइव डिमांड की बात करें तो डेराइव डिमांड मतलब एक की वजह से जो दूसरा खरीदा गया उसको हम कहते हैं दैट इज डेराइव डिमांड। तो डिमांड अराइजिंग फ्रॉम द डिमांड फॉर अनदर गुड, जैसे कि डिमांड फॉर स्टील डिपेंड्स अपॉन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कि अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो डिमांड करेंगे स्टील की, है ना। सरिया की डिमांड आप तब करेंगे जब कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो दिस इज योर डेराइव डिमांड, एक की वजह से जो दूसरा डिमांड किया जाए। जैसे मान लेते हैं कि आपने कुछ समोसा खाया तो पानी प्यास लगी, या फिर पर्टिकुलरली आपने चॉकलेट खरीदी तो रोज खरीदा। तो इस तरह से आपके पास एक चीज की वजह से जब दूसरा डिमांड आपके पास किया जाएगा तो उसको हम कहते हैं दैट इज डेराइव डिमांड। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल की बात करें तो डिमांड स्केड्यूल रिफर्स टू अ टेबल व्हिच शोज वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दिए हुए समय में, दिए हुए टाइम पीरियड में किसी कमोडिटी की जितनी डिमांड की जाएगी वेरियस प्राइसेस पे, अगर आप उसको किसी टेबल से शो करते हैं उसको कहते हैं डिमांड स्केड्यूल। जैसे 10 रुपए पे आपकी कितनी डिमांड थी, 2। 8 पे कितनी डिमांड थी, 4। 6 पे कितनी डिमांड थी, 6। 4 पे कितनी डिमांड थी, 8। और 2 पे कितनी डिमांड है, 10। तो वेरियस जो भी प्राइस आपके पास है उस पर जो भी डिमांड आपके पास अराइज हो रही है उसको आपने एक टेबल से शो कर रखा है। ये आपके पास एक टेबल है ना, दिस इज अ टेबल, और इस टेबल से जो आपने शो कर रखा है दैट इज योर डिमांड स्केड्यूल। अब अगर मान लेते हैं यहीं पे आपके पास जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड दे रखी है, आप अगर यहाँ पे लिख देते हैं कौन डिमांड जो आपके पास है, यहाँ पे आप लिख देते हैं दैट इज द डिमांड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए की आपने डिमांड ली, तो सिर्फ अगर सिंगल कंज्यूमर की आप डिमांड कंसिडर कर रहे हैं वेरियस प्राइसेस पे, तो इसको अगर किसी शेड्यूल से या किसी टेबल से शो कर रहे हैं तो इसको इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रिफर्स टू अ टेबल, एक ऐसी टेबल है जिस टेबल में आप ये दिखा रहे हैं कि वेरियस प्राइसेस पे आप कितनी डिमांड कर रहे हैं एक सिंगल कंज्यूमर। अब वो सिंगल कंज्यूमर रमेश और सुरेश भी हो सकते हैं, कोई एक कंज्यूमर, या चिंटू और पिंटू भी हो सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका जो पर्टिकुलर कंज्यूमर है, सिंगल कंज्यूमर, वो कौन है। अब मिस्टर ए हमारे हिसाब से है, तो मिस्टर ए की 10 रुपए पे कितनी डिमांड है, 2। 8 पे कितनी है, तो 4। 6 पे कितनी है, तो 6। 4 पे कितनी है, तो 8। और 2 पे कितनी है, तो 10। तो वेरियस प्राइसेस पे जो भी डिमांड की जा रही है, अगर आप एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को शो करते हैं किसी टेबल से, तो उसको हम कहते हैं दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रिफर्स टू अ टेबल which shows various quantities of a commodity which a single consumer is willing to offer for sale at various prices, कि various prices पे sorry single consumer is willing to consume at various prices। तो सिंगल कंज्यूमर वेरियस प्राइसेस पे जितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है दिए हुए कमोडिटी की, मतलब कि कोई कमोडिटी एक्स आपके पास यहाँ पे है, तो कमोडिटी एक्स की 10 रुपए पे 2 यूनिट, 8 पे 4, 6 पे 6, 4 पे 8 और 2 पे 10। तो वेरियस प्राइसेस पे एक सिंगल कंज्यूमर जितनी डिमांड करता है किसी कमोडिटी की, अगर आप उसको किसी टेबल से शो करते हैं उसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। जबकि मार्केट डिमांड शेड्यूल रिफर्स टू अ टेबल विच शोज वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स। ऑल द कंज्यूमर कैसे, जैसे कि यहाँ पे 10 रुपए प्राइस है और 2 यूनिट कंज्यूम की है ए ने और 3 कंज्यूम की है बी ने, तो पूरे मार्केट की डिमांड कैसे हो गई, दैट इज ए प्लस बी। ए प्लस बी, तो ए की 2 है, बी की 3 है, दोनों की मिलाकर के 5 है। इसी तरह से 8 रुपए पे ए के द्वारा 4 है, बी के द्वारा 5 है, दोनों की मिलाकर के 9 है। इसी तरह से 6 पे 6 है, 7 है, दोनों की ऐड करके कितनी हो गई, 13 हो गई। फिर
4 पे 8 है और 9 है, दोनों की ऐड करके a प्लस बी करके 8 प्लस 9, 6 प्लस 7, 4 प्लस 5, 2 प्लस 3, इसी तरह से 10 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे आपके पास सारे कंज्यूमर में 2 कंज्यूमर हैं। तो एक मार्केट में मान लिया कि एक मार्केट आपके पास है, उस मार्केट में आपके पास 2 कंज्यूमर हैं, तो दोनों कंज्यूमर्स की एक साथ मिला करके जितनी डिमांड आपके पास है वो पूरे मार्केट की डिमांड हो जाएगी, दैट इज ए प्लस बी। तो इस तरह से आपके पास अगर उसको किसी टेबल से शो करेंगे तो वो कहलाएगी मार्केट डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है दैट इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व की अगर बात करते हैं तो इट रिफर्स टू अ कर्व व्हिच शोज वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is willing to purchase at various price during a given period of time। अगर आप वही जो आपके पास डिमांड स्केड्यूल है, टेबल है, उसको किसी कर से शो करेंगे तो वो आपके पास डिमांड कर्व कहलाएगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज रेफर्ड टू एज डिमांड कर्व। अब यहाँ पे सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व आता है, जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कंज्यूमर है, मिस्टर ए, है ना। मिस्टर ए कहते हैं कि जब प्राइस आपके पास 80 रुपीज़ है तो डिमांड वो 2 यूनिट्स करेंगे, जब प्राइस आपके पास 60 है तो डिमांड वो 3 यूनिट करेंगे, और जब प्राइस आपके पास 40 है तो डिमांड वो 4 यूनिट्स करेंगे। तो वेरियस प्राइसेस पे जितनी डिमांड एक सिंगल कंज्यूमर करना चाहता है, अगर आप उसको किसी कर से शो करें, इस कर को कहेंगे डिमांड कर। क्या कहेंगे? डिमांड कर। इसी तरह से आपके पास एक सिंगल कंज्यूमर मिस्टर ए की डिमांड आपने रेड से शो कर दी, है ना, और वही मिस्टर बी की डिमांड आपने शो कर दी ब्लू से, और दोनों को ऐड कर दे तो बन जाती है पूरे मार्केट की डिमांड, दैट इज शोन बाय ग्रीन कर्व। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे जैक एंड जिल है, तो एक जैक है एक जिल है और दोनों की डिमांड जैक एंड जिल वेंट अप टू द हिल, है ना, दैट स्टोरी। तो बेसिकली एक आपके पास जैक है और एक आपके पास जिल है, और दोनों ने मिला करके जितनी डिमांड आपके पास अराइज की एक साथ, उसको हम कहते हैं दैट इज मार्केट डिमांड। ठीक है, वेरियस प्राइसेस पे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं कि जो आपके पास पर्टिकुलरली $4.5 जो आपके पास प्राइस था, उस पे आपकी जो पर्टिकुलरली एक जैक की जो डिमांड आपके पास थी, मान लेते हैं वो 12 थी, ठीक, और जो आपके पास जिल की डिमांड थी वो 18 थी। तो दोनों की ऐड करके 12 प्लस 18 कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 30। तो 30 आपके पास डिमांड हो जाएगी मार्केट की, दैट वाज 12 प्लस 18 इक्वल्स टू 30। तो वेरियस प्राइसेस पे जो भी डिमांड की जा रही है पूरे मार्केट के द्वारा, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उसको अगर आप किसी कर से शो करेंगे तो वो आपके पास क्या लाएगी, दैट इज मार्केट डिमांड कर्व। अब यहाँ पे आपके पास व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड है, जिसको हम लोग नेक्स्ट जो आपके पास पीपीटी है उसमें देखेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें आपके पास ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि डिमांड आपकी कब कम होगी कब ज़्यादा होगी। जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के प्राइस ये तय करते हैं कि उसकी डिमांड कम होगी या ज़्यादा। अगर किसी कमोडिटी के प्राइस आपके ज़्यादा होते हैं तो डेफिनेटली हम उसकी डिमांड कम करते हैं, क्योंकि गुड हमको महंगा मिल रहा है। और वहीं अगर कोई कमोडिटी सस्ती मिल रही है तो उसकी डिमांड हम ज़्यादा करेंगे। प्राइस अगर कम है डिमांड ज़्यादा होगी। वहीं इनकम ऑफ अ कंज्यूमर की हम बात करें तो किसी भी कंज्यूमर की जो आपके पास इनकम होगी वो तय करेगी कि उसकी डिमांड कितनी होगी। अब इनकम से आपके पास 3 तरीके के गुड होते हैं। एक आपके पास नॉर्मल गुड है, एक आपके पास इंफीरियर गुड्स है, और तीसरा आपके पास इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज होती है। अब इसमें क्या है कि नॉर्मल गुड जब आपके पास होता है तो नॉर्मल गुड में होता ये है कि जब आपकी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड आपकी बढ़ती है। तो पॉजिटिव रिलेशन होता है कंज्यूमर की इनकम और कंज्यूमर की डिमांड के बीच में। उसका रीज़न आपके पास ये होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम जो आपके पास है अगर वो बढ़ जाती है तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। और वहीं इंफीरियर गुड क्योंकि लो क्वालिटी है तो कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने के साथ इसकी डिमांड हम कम कर देते हैं और इसकी डिमांड को शिफ्ट कर देते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल गुड। इनएक्सपेंसिव सिटीज में इनकम बढ़ने से शुरुआत में तो आपकी डिमांड बढ़ती है, लेकिन एट अ लिमिट ये जो डिमांड है ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो इनकम बढ़ने से उसके बाद डिमांड आपकी कांस्टेंट रहेगी। वहीं आपके पास जो पर्टिकुलर आपके पास है दैट इज रिलेटेड गुड्स, तो गुड्स आपके रिलेटेड 2 तरीके से होते हैं। एक आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड हो जाएगा, एक आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड है। तो सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जो एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे टी एंड कॉफी।
मान लेते हैं आप टी का जो है क्वांटिटी डिमांड ले ले, तो कॉफी का क्या लेंगे, प्राइस लेंगे। अगर वहीं कॉफी के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो टी की डिमांड हम क्या कर देंगे, टी की डिमांड हम बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग कॉफी पी रहे थे वो शिफ्ट हो जाएंगे टी की तरफ, है ना। और वहीं कॉफी के अगर प्राइस कम हो जाएंगे तो वहीं टी की डिमांड हम कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉफी अगर सस्ती मिलेगी तो लोग टी की जगह पे कॉफी पसंद करेंगे और अल्टीमेटली आपकी जो कॉफी की डिमांड है वो बढ़ेगी, बट इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डिमांड फॉर टी। तो ध्यान रखिए, जब एक गुड के प्राइस बढ़ते हैं दूसरे की डिमांड बढ़ती है, एक गुड के प्राइस कम होते हैं तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड एक दूसरे से पॉजिटिव रिलेटेड होते हैं, एक गुड की डिमांड और दूसरे गुड की सब प्राइस के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ पे यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपके पास कार एंड पेट्रोल है, सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास है कार एंड पेट्रोल। अगर कार एंड पेट्रोल की बात करते हैं तो कार के आप कौन डिमांड ले लेंगे और पेट्रोल के प्राइस। अच्छा, इसके लिए कहावत कही जाती है कि हाथी खरीदना आसान होता है लेकिन उसको पालना उतना ही मुश्किल होता है। अब कार एक हाथी है जिसको खिलाने के लिए आपके पास पेट्रोल है। पेट्रोल जो आपके पास है, अगर पेट्रोल के दाम महंगे होंगे तो लोग कार खरीदना कम पसंद करेंगे, क्योंकि कार सिर्फ खरीदना नहीं चाहते हैं, चलाना भी चाहते हैं। चलाने के लिए चाहिए पेट्रोल, और पेट्रोल के दाम चल रहे महंगे और जिस तरीके से प्राइस बढ़ते जा रहे हैं तो कार तो और खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। तो इस वजह से पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड कम हो जाएगी। और वहीं पेट्रोल के दाम जितने सस्ते होंगे कार की डिमांड अचानक से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, तो सस्ता मिल रहा है तो इट विल बी इजी फॉर द कंज्यूमर टू ऑपरेट द कार, और जिस कारण की वजह से हाथी सिर्फ खरीदेंगे नहीं, चला भी पाएंगे अच्छे से, जिस वजह से हाथी को ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि उसकी लागत जो उसका ओवरऑल मेंटेनेंस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करें तो कंज्यूमर के टेस्ट कितने तरह से होते हैं, बताइए, टेस्ट आपके कितने तरह से होते हैं। तो ज्यादातर कंज्यूमर बोलेंगे सर खट्टा मीठा और इसी तरह के टेस्ट होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं सिर्फ दो ही तरीके के टेस्ट होते हैं। एक आपके पास फेवरेबल होगा, या तो कोई कमोडिटी अच्छी लगेगी या तो कोई कमोडिटी खराब लगेगी। अच्छी लगेगी तो क्या करेंगे, ज्यादा खाएंगे, मतलब डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। और खराब लगेगी, अनफेवरेबल टेस्ट होगा तो डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो अगर अच्छी लगेगी कमोडिटी तो ज्यादा कंजम्पशन, खराब लगेगी तो कमोडिटी का कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो टेस्ट भी आपके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी डिमांड को। इसी तरह से साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर जो आपके पास है वो जितने ज्यादा होंगे डिमांड उतनी ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ कंज्यूमर जितने कम होंगे तो डिमांड उतनी कम होगी। इसी तरह से फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो ज्यादातर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस होती है कि आने वाले समय में जो प्राइस आपके पास है वो क्या होने वाले हैं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस है आने वाले समय में जो प्याज के दाम है वो बढ़ने वाले हैं, तो आज आप अपनी डिमांड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि महंगे पे खरीदने से अच्छा आज सस्ते पे खरीद ले और इस्तेमाल करें लंबे समय तक। और वहीं जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात आती है तो आप वेट करते हैं बिग बिलियन डेज का, या फिर आप जो है फ्लिपकार्ट के सेल्स का वेट करते हैं। तो सेल्स का वेट आप इस वजह से करते हैं क्योंकि आपका ये मानना है कि कुछ समय बाद आपकी सेल्स आने वाली है, तो आपकी जो कमोडिटी है वो सस्ती मिलेगी। तो आज आप अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर देते हैं किसी फ्यूचर डेट पे। तो आज अपनी डिमांड क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और उसको पोस्टपोन कर रहे हैं किसी फ्यूचर डेट पे। तो आज आपकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, है ना। तो इस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं फ्यूचर प्राइसेस से आपकी प्रेजेंट डिमांड। फिर इसी तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है ना। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है। तो एक आपके पास इक्वल होता है और एक आपके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर समानता से सबके पास इनकम जाए तो हर किसी के पास कंजम्पशन कैपेसिटी हो और डिमांड आपकी ज्यादा होगी, और असमानता से सबके पास जाएगी, किसी के पास इनकम है किसी के पास नहीं है, तो ऑल ओवर जो आपकी डिमांड होगी वो कम होगी। तो इस तरह से इक्वल या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जो डिमांड होती है वो इम्पैक्ट होती है। इसी तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आपके पड़ोसी ने, पता चला एप्पल आईफोन लिया, उसने बताया कि ये फीचर है इसमें और जिस कारण की वजह से हमने इसको खरीदा है, आपको व्यू कमोडिटी अच्छी लग गई। तो अब आप ये सोचेंगे पड़ोसी के पास आईफोन है तो आपके पास भी एप्पल आईफोन होना चाहिए ना। तो इस वजह से आप एप्पल आईफोन आप परचेज करेंगे। तो अल्टीमेटली दिस इज डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जब किसी प्रभाव की वजह से किसी कमोडिटी को हम खरीदे, जैसे एडवर्टीजमेंट की वजह से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और उस कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं, भले जरूरी हो या ना हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग हो जाने के बाद नेक्स्ट इसमें आता है दैट इज डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स फंक्शन, मतलब डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट के बीच में आपके पास जो फंक्शनल रिलेशनशिप शो की जाती है उसको हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। जैसे क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटीज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस,
size and composition of population, distribution of income, government policies, that is tax policies of the government। तो इस तरह से टैक्स पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये आपके पास वेरियस फैक्टर्स हो गए। अब ये फैक्टर्स आपके पास पर्टिकुलरली डिसाइड कर रहे हैं कि किसी भी कमोडिटी की जो आपके पास डिमांड होगी वो कितनी होगी। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन कर रहे हैं कि आपकी डिमांड कितनी हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे सेवरल फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन कर रहे हैं कि डिमांड आपकी कितनी होगी। अगर ये फैक्टर्स आपके फेवरेबल होंगे तो डिमांड आपकी ज्यादा होगी, अगर ये फैक्टर्स अनफेवरेबल होंगे तो डिमांड आपकी कम होगी। तो ये फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि आपकी डिमांड कितनी होगी, कम या ज्यादा। तो अल्टीमेटली इसी को हम कहते हैं डिमांड फंक्शन, जहां पे फंक्शनल रिलेशनशिप शो की जाती है डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में, डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड रिफर्स टू, इट स्टेट्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम और कांस्टेंट, ऑन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी increases when its price falls and decreases when its price rises। कि अगर आपके पास अदर फैक्टर्स, जितने भी अदर फैक्टर्स अभी आपने पढ़े प्राइस को छोड़ करके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, तो जितने भी आपने फैक्टर आपने पढ़े हैं, ये सारे फैक्टर आपके पास क्या रहे, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके पास कांस्टेंट रहे। तो सिचुएशन में आपके पास प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड आपका कम होगा, और प्राइस अगर आपका कम होगा तो डिमांड आपका बढ़ेगा, और इसी को हम कहते हैं दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड यही बताती है कि जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस को छोड़ करके जितने भी फैक्टर्स हैं, सब आपके क्या रहेंगे, कांस्टेंट, सब रहेंगे कांस्टेंट। सिर्फ चेंज होगा प्राइस, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड आपके पास बढ़ जाएगा, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। अब इसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में दे रखा है कि 10 रुपए पे 2 यूनिट डिमांड है, 6 पे 6 है, 2 पे 10 है। तो वेरियस जैसे जैसे प्राइस आपके पास फॉल हो रहा है वैसे वैसे आपकी कौन डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स, और वही आपकी कर्व से शो की गई है। दैट इज ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो यही दिखा रहा है कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, या प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, तो दिस शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कॉन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी व्हेन द अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है एजम्पशंस। एजम्पशंस का मतलब होता है मान्यताएं, जो मान करके चलना पड़ता है कि ये चीजें होनी चाहिए। तो क्या चीजें होनी चाहिए, कि इनकम जो कंज्यूमर का है वो कांस्टेंट हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड शुड बी कांस्टेंट, नो चेंज इन द पॉपुलेशन, नो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस चेंज। तो जिसको हम कहते हैं दैट इज सीट्रस पैरिबस। सीट्रस पैरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो जितने भी अदर फैक्टर्स हैं अगर वो आपके पास सेम रहेंगे तो इस सिचुएशन में आपके पास पर्टिकुलरली लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा। तो एजम्पशन यही है, मान्यता यही है कि जितने भी अदर फैक्टर्स आपके पास हैं दिस शुड रिमेन कांस्टेंट, दिस शुड रिमेन कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, दैट इज प्राइस, प्राइस चेंज होगा तो आपके पास डिमांड चेंज। अब नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस की बात करें तो सबसे पहले आपके पास गिवन गुड आता है। क्या आता है, गिवन गुड। गिवन गुड की बात करें तो गिवन गुड refers to those goods which are highly inferior good, मतलब जो बहुत ही लो क्वालिटी गुड होते हैं उनको हम कहते हैं दैट इज रिगार्डेड एज योर गिवन गुड। तो गिवन गुड का मतलब होता है जो हाईली इंफीरियर गुड होते हैं। हाईली इंफीरियर मतलब जो एकदम लो क्वालिटी होते हैं, एकदम रद्दी क्वालिटी होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो बहुत ही पुअर कंज्यूमर है वो इसको कंज्यूम करता है। तो जब इसके प्राइसेस हाई होते हैं तो इसके अलावा कंज्यूमर कुछ और प्रेफर नहीं कर पाता है, इस वजह से इसकी डिमांड बढ़ानी पड़ती है। जबकि अगर इसके प्राइस लो हो जाए तो कंज्यूमर कुछ अच्छी क्वालिटी भी कंज्यूम कर लेगा, जिस कारण की वजह से इसकी डिमांड पहले से कम कर देगा। और जबकि प्राइस अगर ज्यादा थे तो इसके अलावा वो सोच भी नहीं सकता और इसकी डिमांड ज्यादा रखेगा, और जब प्राइस इसके लो होंगे तो कुछ इससे बचेगा जो दूसरी तरफ इस्तेमाल करेगा, इस वजह से प्राइस के कम होने से डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट इसी में आता है वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट का मतलब होता है दैट इज इट इज प्रेस्टिजियस आइटम। जैसे कि आपके पास डायमंड आपके पास है ना। तो डायमंड कौन खरीदता है, रिक्शा पुलर। वो सोचता है कि रिक्शा पुलर जो आपके पास है, जो रिक्शा चलाने वाला, वो क्या करेगा, वो जाएगा भैया शोरूम पे गया, शोरूम से पूछा भैया कितना बढ़िया डायमंड रखे हो वो दिखाओ जरा, हाई प्राइसेस पे जो डायमंड है वो दिखाओ। नहीं, वो अपनी जरूरत पूरी कर ले उतना ही बहुत है उसके लिए। तो अल्टीमेटली जो डायमंड आपका खरीदता है वो कौन खरीदता है, वो पुअर पर्सन खरीदता है, जो एक रिच पर्सन खरीदता है, जो एक अमीर व्यक्ति है।
अगर डायमंड रिच पर्सन खरीद रहा है तो उसका मानना ही ये है कि जब हाई प्राइस होगा तभी अब इसका डिमांड बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि खरीदने वाला रिच पर्सन, उसका सिंपल ये मानना है कि हम खरीदेंगे तब जब सब नहीं खरीद सकते, तो जब ये महंगा है तो सब नहीं खरीद सकते तो हम खरीदेंगे क्योंकि हम क्या है, रिच। और इसी तरह से अगर मान लेते हैं इसके प्राइस सस्ते हो जाए तो सस्ते हो गए तो सब खरीद सकते, कॉमन हो गया वो गुड, तो अब हम इसका कंजम्पशन नहीं करेंगे, जिस वजह से इसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है डाटा स्पेकुलेटिव डिमांड, एक्सपेक्टेड प्राइस राइज इन द करंट बाइंग। ये सिंपल है कि आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड होती है कि जहां पे आपका ये मानना है कि प्राइस अगर नियर फ्यूचर में बढ़ रहा है तो ये कैसे पता चलेगा, आज जब प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, आज जब प्राइस 10 से 12, 12 से 15 हो गए तो आपका ये मानना है प्याज के दाम अभी 60-80 तक जाएंगे तो बढ़ते हुए प्राइस पे आप डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि ये मानना है कि अभी तो 12 मिल रहा है, आगे चल के 80 मिलेगा, इससे अच्छा अभी खरीद लो, तो बढ़ते हुए प्राइस पे आप डिमांड बढ़ा देंगे। तो पॉजिटिव रिलेशन आ गया जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करती है। तो एक्सेप्शनल केसेस वो होते हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताती है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिमांड आपके पास क्या हो जाएगा, कम। और प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड आपके पास बढ़ जाएगा। ये मानना है किसका, ये मानना है आपके पास पर्टिकुलरली लॉ ऑफ डिमांड का। और जब ये अप्लाई ना हो तो वो एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। तो इस केस में भी आपने देखा कि प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रहा है, ये आपके पास क्या हो गया, गिवन गुड हो गया, है ना। फिर वेबलिन इफेक्ट अभी हमने डिस्कस किया है, डायमंड। फिर स्पेकुलेटेड डिमांड, फ्यूचर प्राइसेस। और नेसेसिटीज आपके पास आती है, तो नेसेसिटीज वो होती हैं जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। तो किसी भी केस में प्राइस चेंज होगा तो डिमांड में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन द प्राइस द डिमांड विल नॉट चेंज, डिमांड कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस चेंज हो या ना हो। नेक्स्ट आता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है जब आप इग्नोर करते हैं, आपका सिंपल ये मानना है कि जिस कमोडिटी के प्राइस ज्यादा होंगे उसकी क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, और जब क्वालिटी अच्छी मिलेगी तो डिमांड भी आपकी ज्यादा होगी। और जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस आपके सस्ते होंगे तो क्वालिटी खराब होगी, और जब क्वालिटी खराब होगी तो आपका मानना है तो वो अच्छी क्वालिटी नहीं है तो आप इसकी डिमांड कम कर देंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये आपका ऐसा मानना है, लेकिन ऐसा जरूरी हो पॉसिबल नहीं है। दो कुछ केसेस में आपके पास ये देखने को मिलता है कि जब हाई प्राइस पे करते हैं तो अच्छी क्वालिटी आपको गुड मिलता है, नॉर्मल। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है डाटा व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। भाई डिमांड कर्व अभी आपने देखा कि कुछ इस तरह से बनी हुई थी, है ना, जहां पे यहाँ पे प्राइस दे रखे थे और यहाँ पे आपके पास कॉन्ट्री डिमांड दे रखा है। तो एक्स एक्सेस पे कौन डिमांड है, वाई एक्सेस पे प्राइस दे रखा है ना। और डिमांड कर्व डी आपके पास डिमांड कर्व है जहां पे आप देख रहे हैं डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो इसके कारण क्या है कि आखिर डिमांड कर्व डाउनवर्ड ही क्यों बनी, डिमांड कर्व अपवर्ड क्यों नहीं बनी, ऐसी क्यों नहीं बनी भाई, डाउनवर्ड ही क्यों बनी। तो इसका कारण आपके पास पहला है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू में आपने पढ़ा था कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी का आप कंजम्पशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन आपकी कम होती जाती है, और जिस कारण की वजह से जो प्राइस आप पे करना चाहेंगे किसी कमोडिटी का वो कम प्राइस पे करना चाहेंगे। मतलब जब प्राइस कम होगा तभी आप डिमांड बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ाने से सेटिस्फैक्शन कम होगा और आप ये चाहेंगे कि आप सस्ते पे उस कमोडिटी को कंज्यूम करें, क्योंकि आपकी जो मार्जिनलिटी है वो फॉल हो गई है। तो आपका ये मानना है कि प्राइस जब कम होगी तभी हम उसकी डिमांड बढ़ाएंगे, क्योंकि उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमको पहले से कम मिलेगा। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में आप क्या समझते हैं कि भाई इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। गलत। इस वजह से क्योंकि आपके पास यहाँ पे इनकम इफेक्ट में रियल इनकम लिया गया है। इनकम इफेक्ट में क्या लिया गया है, रियल इनकम, क्योंकि जो इनकम आपके पास यहाँ पे डिनोट कर रही है वो रियल इनकम डिनोट कर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर इनकम के साथ आप रिलेशन लेंगे तो वहां तो प्राइस रिलेशन फिक्स ही नहीं हो पाया। भाई मान लेते हैं किसी कमोडिटी के प्राइस दे रखे थे 10 रुपए और इनकम वाई से डिनोट किया जाता है, 100 रुपए थे आपके पास टोटल ओवरऑल, तो डिमांड आपकी कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइड बाय 10, कितनी डिमांड हो गई, 10 यूनिट्स। और इसी तरह से अगर मान लेते हैं प्राइस अगर किसी कमोडिटी के 20 रुपए गिवन है और इनकम अभी भी आपके पास 100 रुपए है, तो डिमांड आपके पास कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइड बाय 20, 5 यूनिट आप डिमांड करेंगे। कितनी डिमांड करेंगे, 5 यूनिट आप डिमांड करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 5 यूनिट आपकी डिमांड। जब प्राइस आपके पास पहले से बढ़ गए तो डिमांड पहले जो आपके थी उससे कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली क्या हुआ कि इनकम इफेक्ट पड़ा, मतलब परचेजिंग पावर पहले से कम हो गई। क्योंकि इनकम तो सेम थी, इनकम पहले भी 100 अब भी 100, लेकिन क्योंकि प्राइस आपके पास बढ़ गया तो आपकी परचेजिंग पावर फॉल हो गई। परचेजिंग पावर मतलब उसी पैसे की खरीदने की ताकत। तो परचेजिंग पावर
टेंडेड टू फॉल, और जैसे ही परचेजिंग पावर कम हो गई तो उस पैसे की खरीदने की ताकत कम हुई और डिमांड आपकी पहले से कम हो गई। तो इस तरह से आपके पास आ गया। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब जब किसी भी गुड का आपके पास सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब जिस गुड को हम एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सिंपल है, मान लेते हैं आपके पास टी है, टी के दाम अगर बढ़ गए तो हमने उसकी डिमांड कम कर दी, और कम इस वजह से कर पाए क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट कॉफी अवेलेबल था। अब कॉफी है तो कॉफी की डिमांड की तरफ शिफ्ट कर देंगे, लेकिन ऐसे ही आपके पास एग है, एग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इस वजह से उसके प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड हम किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाते। वही एडिशनल कंज्यूमर आपके पास है। एडिशनल कंज्यूमर कहने का सिंपल मतलब आपके पास ये है कि जैसे ही किसी कमोडिटी के प्राइस आपके कम हो जाएंगे, है ना, प्राइस अगर कम होंगे तो उसकी डिमांड हम बढ़ा देंगे, क्योंकि वहां पे अट्रैक्ट होंगे न्यू कंज्यूमर्स। न्यू कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में अट्रैक्ट होंगे और प्राइस कम होने से डिमांड पहले से बढ़ जाएगी। फिर आता है मल्टीपल यूजर्स। मल्टीपल यूजर्स की बात करें तो किसी भी कमोडिटी के जब कई सारे इस्तेमाल होते हैं तो आपका सिंपल मानना है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो आप उसकी डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि आपका ये मानना है कि उस गिवन बजट में हम इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, और जब इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो इस वजह से प्राइस बढ़ने से आप डिमांड पहले से कम कर देंगे। डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ठीक है, मल्टीपल यूजेस आपके पास है ऐसा। जबकि अगर सिंगल यूज है तो प्राइस अगर बढ़ेगा भी तो भी डिमांड में कोई बहुत चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला आपके बजट के ऊपर। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है मूवमेंट एंड शिफ्ट। मूवमेंट एंड शिफ्ट की बात करें तो प्राइस जब आपके पास ओपी था, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का कहने का ये मतलब है कि जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं दैट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब इसमें क्या है कि अगर प्राइस ओपी था तो डिमांड आपके पास ओक्यू है, और वहीं प्राइस ओपी से ओपी1 हो गया, मतलब प्राइस पहले से कम हो गया तो डिमांड पहले से बढ़ गई। तो एक्सपेंशन या एक्सटेंशन का मतलब ही होता है दैट रिफर्स टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड, की कौन डिमांड पहले से फैल गई है, बढ़ गई है, और बढ़ने का कारण आपके पास क्या है? दैट इज बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, क्योंकि प्राइस आपके पास पहले से कम हो गई, क्योंकि प्राइस पहले से कम हो गई। और वहीं आपके पास प्राइस अगर ओपी से ओपी2 हो जाए, मतलब प्राइस पहले से बढ़ जाए, तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी पहले से कम हो गई, मतलब पहले से क्वांटिटी सिमट गई है, और इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। आप एक्सटेंशन में देखेंगे सेम डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड मूवमेंट आपके पास आएगा, जबकि कॉन्ट्रैक्शन में सेम डिमांड कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और इसमें डिमांड कर्व सेम रहेगी, डिमांड कर्व चेंज नहीं होती है, और इसको हम कहते हैं चेंज इन, इट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो चेंज इन कौन डिमांड आए या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व आए, सेम कर्व आपको बनाना है, सेम एक्सप्लेनेशन रहेगी आपकी। इसमें चेंज आपके पास प्राइस की वजह से आता है, जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। जबकि शिफ्ट जो आपके पास है इसमें चेंज होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सीजन वेदर एंड सो ऑन। तो जितने भी अदर फैक्टर्स आपके पास है वो क्या होंगे? वो आपके चेंज होंगे, और सिर्फ सेम जो रहेगा वो है प्राइस। प्राइस आप देख रहे हैं कि ओपी था, क्वांटिटी आपके पास ओक्यू है। अगर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, तो इनकम बढ़ने से जो पॉइंट आपके पास ए आ रहा था, अब वो पॉइंट यहां से शिफ्ट होकर के A1 की तरफ आ गया, मतलब अपने से राइटवर्ड मूवमेंट आ गया, और इसी को हम कहेंगे इंक्रीज। क्या कहेंगे? इंक्रीज। और जबकि यही जो आपके पास क्वांटिटी है वो Q से Q1 आ जाएगी, क्वांटिटी पहले से बढ़ जाएगी सेम प्राइस पे, जैसे इनकम बढ़ गई। और वहीं अगर मान लेते हैं इनकम अगर कंज्यूमर की कम हो गई, तो प्राइस तो सेम है, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर की इनकम कम हो गई इस वजह से डिमांड वो पहले से क्या कर देगा? कम कर देगा। और डिमांड जब कम कर देगा तो जो पॉइंट आपको मिलेगा दैट विल बी A2, और इसको हम क्या कहेंगे? डिक्रीज। क्या कहेंगे? डिक्रीज। की डिमांड पहले से कम हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। और ये आपके पास शिफ्ट भी इसी के साथ हो जाता है खत्म। शिफ्ट तब होता है जब आपके पास अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं। अदर फैक्टर्स यहाँ पे क्या होंगे? चेंज होंगे। और जबकि जो आपके पास प्राइस है वो आपके पास सेम रहेगा। प्राइस क्या रहेगा? सेम रहेगा, जबकि अदर फैक्टर्स आपके पास चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चेंज हो जाएंगे। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन डिमांड। इट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन डिमांड। इसका दूसरा नाम चेंज इन डिमांड भी आपके पास हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।